ठीक है। फिर अब करते हैं हम मैरिज, ठीक है। ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, फैमिली। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, हमने पूरा डिटेल में किया फैमिली, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसको कर लेना फिर से अच्छे से, अगर डाउट होगा तो आपने पूछना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मैरिज, जो शादियां हैं, विवाह है, वो किस तरह का हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो मैंने पहले बताया था कि विवाह जो है हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में वैसे तो सबसे छोटी यूनिट फैमिली है, लेकिन फैमिली भी तब बनती है जब मैरिज होती है। तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे छोटी यूनिट क्या है, मैरिज देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में। तो मैरिज क्या है, एक सामाजिक रूप से क्या होता है ना कि दो लोगों को स्वीकृति मिल जाती है कि वो एक दूसरे के साथ रहे, वो प्रोक्रिएशन कर सके, यही मैरिज है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक दूसरे के साथ स्थायी तौर पर रहे, मतलब परमानेंट। जैसे हमने देखा था ना कि जब शुरुआत में कंसेंगुइन परिवार बनना शुरू हुए थे, तो वहां पे किस तरह के लोग रहते थे, वहां पे लोग जो है मेल फीमेल किसी के साथ रिलेशन में रह सकते थे, है ना। तो वहां से उस चीज को बदल कर हमारे समाज में क्या चीज डेवलप हुई, मैरिज डेवलप हुई, कि मैरिज किस तरह की होगी, किस तरह से लोग मतलब एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बंधन में बंधे रहेंगे और साथ में रहेंगे। और क्या है, पति पत्नी के संबंध में रह सकते हैं। पुरुष और स्त्री को शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, संस्कृति तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने के लिए तत्पर होते हैं लोग, ठीक है। तो यही मैरिज होती है, यही मैरिज का कंसेप्ट है, दैट इज द मैरिज, ठीक है। इतना ही आएगा अगर आपको आएगा, पर ये डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, ठीक है। विवाह के प्रमुख तत्व क्या है, परिवार की तरह विवाह भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सार्वभौमिक संस्था है हमारे सोसाइटी की। यह सामाजिक रूप से मान्य होता है, क्योंकि जो लिव इन रिलेशन है या सेम जेंडर सेक्स मैरिज है, वो सामाजिक तौर पर मान्य नहीं है, उसको लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये सामाजिक तौर पर मान्य है, जिसमें पुरुष और स्त्री एक साथ रह सकते हैं और दाम्पत्य संबंध रखते हैं, ठीक है। यह पति पत्नी के बीच एक स्थायी और दीर्घकालिक बंधन है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लंबा संबंध इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि ये मैरिज है। फिर आता है आपका, यह संबंध तभी वैध है जब उसे समाज, तो मैरिज भी तभी वैध मानी जाती है जब समाज उसको स्वीकृति देता है। ऐसे बोला था कई कई लोग जो है ऐसे रह रहे हैं या बोल देते हैं कि हमने मैरिज कर दी, लोग उसके पीछे, आपने देखा होगा सोसाइटी, दैट इज सोसाइटी है ये सब चीजें, ठीक है, कि लोग बोलते हैं नहीं ये पता नहीं कैसे किया है, की भी किया है, नहीं भी किया शादी। जब समाज में बड़े तौर तरीके से करेंगे तब लोग उसको ज्यादातर वैध भी मानते हैं, ठीक है। यह विपरीत लिंग दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो रीति रिवाजों से किया जाता है, कानूनी आपसी अधिकारों और कर्तव्यों पर आधारित ये परिवार, ये मैरिज होती है। तो दैट इज मैरिज, ठीक है। तो मैरिज के यही कंसेप्ट है कि ये मैरिज है और इसके पीछे यही लॉजिक है। अब आते, मैरिज के जो परिवार है या विवाह परिवार की स्थापना के लिए अनिवार्य तत्व है। तो ऑब्वियसली है, जब परिवार होगा या मैरिज होगी तभी परिवार भी स्थापित होगा। और एक विवाह के लिए, जैसे अभी फॉर एग्जांपल किसी का विवाह होना है तो उसके लिए पीछे फैमिली भी बैकग्राउंड चलता है, ठीक है। तो ये होना मतलब ये वाइस वर्सा दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब क्या है, यह पुरुष को स्त्री के बीच ऐसा आवश्यक संबंध और संतानोपत्ति द्वारा मानव जाति को आगे, वही मैरिज का मेन कंसेप्ट तो यही है कि दो लोग एक स्टेबल रिलेशन में आए, एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की जो जिंदगी की जरूरतें हैं, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, चाहे वो सांस्कृतिक है, जरूरतों को पूरा करे, अपने जो प्रोक्रिएशन कर सके, अगले आने वाली पीढ़ी को बढ़ा सके, ठीक है। और आने वाले जो बच्चे होंगे उनको अच्छी शिक्षा दे सके, उनका देखभाल कर सके, बस दैट इज ऑल, ठीक है। यही एक मैरिज है, ठीक है। इसी चीज को मैरिज कहा जाता है, दैट इज ऑल अबाउट द मैरिज, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मैरिज डिस्क्राइब्ड इन रिलीजन। अलग अलग धर्मों में शादी को किस तरह, विवाह को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है, कौन से धर्म। तो हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है, विवाह को व्यक्ति का एक पवित्र सामाजिक धार्मिक कर्तव्य धर्म माना जाता है। हमारे हिंदू रिलीजन में इसको एक धार्मिक अनुष्ठानों, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जो बोला जाता है ना 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक संस्कार ये भी माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारे धर्म है, धर्म में ही, धर्मयुक्त ही आपको बताए इसको माना जाता है। लेकिन इस्लाम में इसको जो है विवाह एक अनिवार्य सुन्नत है, जिसे हर मुसलमान को अवश्य पूरा करना चाहिए। इसे एक धार्मिक दायित्व माना गया है उन्होंने भी, बट वहां पे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। दे आर अ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं जब तक मानना चाहूंगा तब तक मानूंगा, नहीं तो उसके बाद इनको छोड़ भी सकता हूं। तो यहाँ पे ये भी बात है,
ईसाई धर्म बोलता है विवाह को जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम संबंध स्थापित करने, एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को विशेष बल दिया जाता है। जो एक दूसरे के, यहाँ पे कोई धर्म का संबंध नहीं है क्रिश्चियन ईसाई धर्म में, ठीक है। और ईसाई धर्म में विवाह जीवन के मतलब ये क्या है, दो लोगों के बीच रिलेशन है और एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए संबंध माना जाता है ईसाई धर्म में। आपका इस्लाम में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसको माना जाता है। और हिंदू धर्म में एक पवित्र धर्म, एक पवित्र सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान है, जो मैंने बताया कि 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग व्याख्या है अलग अलग धर्मों में इसकी, किसकी, विवाह की। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ मैरिज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। तो विवाह के प्रकार विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं। बेसिकली विवाह को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले ब्रॉडली, उसके बाद हम और भी देखेंगे, ब्रॉडली विवाह को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है मोनोगैमी, मोनोगैमी, ठीक है, अर्थात जीवन साथी और बहु विवाह, ठीक है। दो श्रेणियां हैं, एक तो मोनोगैमी है, मोनोगैमी मैरिज है ना, और दूसरी क्या आती है आपकी, इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे ही बोल देते हैं, का सेम ही नाम आता है, ठीक है। मोनोगैमी का मतलब एक ये भी होता है कि एक ही जीवन साथी। हमने पहले भी टर्म जब फैमिली पढ़ी थी, फैमिली में हमने पढ़ा था मोनोगैमी मतलब एक ही जीवन साथी। उसमें भी हमने पढ़ा था कि मोनोगैमी दो तरह की होती है, एक स्ट्रिक्ट होती है, एक जो है थोड़ी सी छूट मिलती है उसमें, ठीक है। नॉर्मल सी बोला जाता है कि जिसमें एक पर्सन जो है क्या बोला था कि एक पर्सन जो है अगर उसकी पहली पत्नी मर जाती है तो दूसरी शादी कर सकता है। स्ट्रिक्ट में क्या होता है, नहीं, अगर उसकी पहली पत्नी मर जाए तब भी वो शादी नहीं कर सकता। तो मोनोगैमी होती है एक जीवन साथी, या एक होती है पॉलीगैमी, जहां पे एक से अधिक जीवन साथी होते हैं, चाहे एक से अधिक पति हो सकते हैं या एक से अधिक पत्नी हो सकती हैं, पत्नियां हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, ये दो तरह से होती है। तो ब्रॉडली मैरिजेस, फॉर्म्स ऑफ मैरिज में ब्रॉडली देयर इज टू टाइप, मोनोगैमी और पॉलीगैमी। आगे पढ़ते हैं हम और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। क्लियर? बीच में नहीं समझ आता तो आप मैसेज कर सकते हैं, फिर हम फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पॉलीगैमी। व्हाट इज पॉलीगैमी, ठीक है। तो पॉलीगैमी बहुपत्नी विवाह, ठीक है। इसमें एक पुरुष एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। दैट इज पॉलीगैमी, मतलब एक पुरुष एक से अधिक एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। वो बहु विवाह पर सबसे प्रचलित रूप से वर्तमान में मुस्लिम समाज में आम है। तो ये मुस्लिम समाज में आपको पता है वहां पे एक पुरुष जो है कितनी शादियां कर सकता है, 4 शादियां कर सकता है, ठीक है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। अब ये दो तरह से, ये हमने कल देख लिया था, ठीक है, कल भी मैंने बताया था आपको पॉलीगैमी। अब पॉलीगैमी या बहुपत्नी विवाह में क्या देखने को मिलता है, दो तरह से ये भी देखने को मिलती है। एक तो है सहोदरी बहुपत्नी विवाह या सोरल पॉलीगैमी या पॉलीगैनी भी बोला जाता है इसको। असहोदरी बहुपत्नी विवाह या नॉन सोरल पॉलीगैमी, जब पुरुष एक ही परिवार की बहनों से विवाह करता है उसको बोलते हैं सीरियल पोलोगैमी। सीरियल भी बोल देते हैं इसको, के सीरियल मतलब नंबरिंग जो होती है ना, सीरियल वाइज चलते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से इसको सीरियल पोलोगैमी या सोरल पोलोगैमी बोल देते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पोलीगैमी तो सबको पता है कि क्या होती है, बहुपत्नी विवाह है कि एक पुरुष जो है बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता है, ठीक है, या करता है, उसको पॉलीगैमी। बट यहाँ पे अगर वो ही पर्सन जो है एक ही परिवार की एक जैसे बहनों से 4-5 बहनों से शादी कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे, सोरल या सहोदरी या सीरियल पोलोगैमी, ठीक है। या वो बाहर क्या है, जब विवाह की गई सभी स्त्रियां एक दूसरे की बहनें नहीं होती है, तब उसको क्या बोलते हैं, नॉन सीरियल या नॉन सोरल पोलीगैमी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो ये भी ध्यान रखना आपने, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ऐसा उसको क्या नाम बोला जाता है। क्लियर जी? अब आता है पोलेंड्री। पोलेंड्री पता ही है आपको, पोलेंड्री का मतलब होता है बहुपति विवाह, ठीक है। एक औरत के बहुत सारे पति होते हैं, ठीक है। तो बहुपति विवाह, ठीक है। तो जैसे हमने बोला था पांड्य प्रथा है, पांचाली प्रथा है ना, तो उसमें देखने को मिलता है। अब ये भी दो तरह से होती है, भ्रातृ बहुपति विवाह, फ्रेटर्नल पोलेंड्री, ठीक है। फ्रेटर्नल पोलेंड्री मतलब जब जैसे पांडव थे, पांडव मतलब एक भाई थे, मतलब सारे के सारे पांचों भाई थे, मतलब सगे भाई थे, वो एक से ही शादी करते हैं, दैट इज फ्रेटर्नल पोलेंड्री। एक होती है नॉन फ्रेटर्नल पोलेंड्री, मतलब जब पति आपस में भाई और रिश्तेदार नहीं होते, उसको बोलते हैं नॉन फ्रेटर्नल पोलेंड्री। तो ये भी प्रथा देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि शादियां दो तरह से होती है, मोनोगैमी और पॉलीगैमी होती है। अब पॉलीगैमी में भी बहुत सारी शादियां होती हैं, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आती है मोनोगैमी। मोनोगैमी हमने देखा हमने कि मोनोगैमी क्या होती है कि आप एक टाइम में एक ही पर्सन शादी करते हो, उसके साथ ही रहते हो, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया।
यहाँ पे एक विवाह ही बोला जाता है, मोनोगैमी का नाम आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ मैरिज सिस्टम फॉलोड, मेजरली कुछ तरह का मैरिज सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है। ऑप्शन आएगी आपको मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पोलेंड्री, या आपकी कोई और ऑप्शन आ गई, या पॉलीगैनी आ गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हाँ, इंडिया में मेजोरिटी टाइप क्या की जाती है, मोनोगैमी फॉलो की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, क्या है, विवाह जिसमें एक पुरुष एक समय में केवल एक ही स्त्री से विवाह करता है, सभी सभ्य समाजों में इस आदर्श और तर्कसंगत विवाह माना जाता है। तो ये आदर्श और तर्कसंगत विवाह इसको माना जाता है, ठीक है। और यह सामान्यतः मृत्यु तक स्थायी संबंध होता है। एक विवाह के दो उप प्रकार होते हैं। तो इसके मोनोगैमी के भी दो टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ मोनोगैमी होती है। एक तो होती है सीरियल मोनोगैमी, जो मैंने वहां पे बताया, वहां पे भी सीरियल, पर वहां पे सोरल ध्यान रखना आपने, सोरल एग्जैक्ट वर्ड उस वर्ड जो है उसमें आ जाता है, सोरल मोनोगैमी, ठीक है, सॉरी सोरल पॉलीगैमी। क्रमिक एक विवाह, सीरियल मोनोगैमी, यहाँ पे व्यक्ति पहली पत्नी की मृत्यु या उससे तलाक के बाद दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन एक समय में एक ही पत्नी रखता है। तो इसको बोलते हैं सीरियल मोनोगैमी, कि एक ही समय में एक विवाह कर सकता है, अगर वो पहली पत्नी मर जाए या डाइवोर्स हो जाए तो दूसरा भी कर सकता है, ये देखने को मिलता है सीरियल में। और एक होती है स्ट्रेट मोनोगैमी, कठोर पूर्ण तरह से, अगर उसकी पहली पत्नी मर भी जाती है, पत्नी से तलाक भी हो जाता है, तो पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी जाती। तो क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसी कौन सी मोनोगैमी है, या इन विच टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम या टाइप्स ऑफ मैरिज की जहां पे जो है पति को जो है या किसी को भी मैरिज करने अलाउड नहीं होता, अगर उसकी पहली पत्नी या तलाक हो जाए तब भी वो शादी नहीं कर सकता। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट मोनोगैमी, या कठोर पूर्ण एक विवाह उसको बोला जाता है। क्लियर जी? होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट आती है, ये तो मैंने बता दिया आपको, हिंदी में ही है इसका पीछे। मोनोगैमी इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल। एक विवाह को आदर्श क्यों माना जाता है? तो पता ही है आपको, एक विवाह को आदर्श इसलिए माना जाता है कि एक दो लोग आपस में रहेंगे, पूरी उम्र रहेंगे, तो एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली भी स्टेबल रहेगी, परिवार स्टेबल रहेगा, शारीरिक और मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आप फिजिकली और मेंटली स्टेबल होंगे, ठीक है। और आप जो है एक दूसरे के प्रति आपकी गहरी समझ होगी, पारिवारिक झगड़े कम होंगे, है ना, ये सब चीजें मिलेंगी। और लैंगिक समानता मिलेगी, आप अपने पार्टनर को ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, स्थिर यौन जीवन मिलेगा, ठीक है। और संतान उत्पत्ति होगी, आप उनका पालन पोषण भी अच्छे से कर सकते हो, जो आने वाली जनरेशन होगी, ठीक है। और एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन होगा। बच्चों को माता पिता को संपत्ति जो है इजिली, जैसे माता पिता होंगे, कल को उनकी जो संपत्ति होगी, अगर उनके खुद के जो है 1 या 2 बच्चे होंगे तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर भी हो जाएगी। अगर वो एक कहीं और भी रिलेशन होते हैं उनके, या कहीं और भी शादी करते हैं, एक से ज्यादा शादियां करते हैं, तो डिस्प्यूटेड ही चीजें रहती है। एक विवाह का एकमात्र सिर्फ एक दोष है कि कई वर्षों बाद एक रस्ता के कारण उब हो सकती है। मतलब एक दूसरे से कई बार बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे जगह पे देखने को मिला है कि एक दूसरे से उब जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिसमें तलाक या किसी एक साथी का विवाहतर संबंध हो सकता है, तो अदर रिलेशन भी बन जाते हैं। ये भी रीजन देखने को, बोला आपसे पेपर में ये नहीं पूछेंगे, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये रीजन हो जाते हैं आपके, ठीक है। आपसे सिर्फ ये वाले क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने अभी बताया आपको, कि ये सीरियल मोनोगैमी, स्टेट मोनोगैमी, है ना, ये सब याद रखना आपने। ये तो थ्योरी बेस्ड है, ये नहीं आपसे पूछेंगे, ठीक है। फिर आती है सेनोगैमी या ग्रुप मैरिज। अब टर्म आएगी आपको, व्हाट इज सेनोगैमी एंड ग्रुप मैरिज, ठीक है। सेनोगैमी और समूह विवाह क्या होता है? सेनोगैमी या समूह विवाह एक साथ कई पुरुषों का विवाह कई स्त्रियों के साथ होता है। इस प्रकार के विवाह में सभी पुरुष उन सभी स्त्रियों के साझा पति होते हैं और सभी स्त्रियों उन सभी पुरुषों की साझा पत्नियां होती हैं, ठीक है। यहां पैदा होने वाले संतान को भी पूरे समूह की साझा संतान माना जाता है, ना किसी एक माता पिता की, ठीक है। समूह विवाह कुछ जनजातियों में देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नीचे, नीलगिरी में या टोडा, इनमें देखने को मिलता है, या तो जैसे पपुआ न्यू गिनिया एक आइलैंड नेशन है, वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको आएगा, देखो हमने जब किया था टाइप्स ऑफ फैमिली में हमने पुनाबरम या पुनालुआ परिवार देखा था, वहां पे ये सब चीजें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे भी एक टाइप ऑफ मैरिज होती है, इसको बोलते हैं सेनोगैमी। सेनोगैमी क्या होती है? ग्रुप मैरिज बोला जाता है, जहां पे एक ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ मेल होगा। फॉर एग्जांपल एक परिवार है, उस परिवार में जैसे पहले होता था कि उस परिवार में छह लड़के हैं, और एक परिवार है दूसरी साइड का, उस परिवार में उनकी 6 लड़कियां हैं, उन सबकी वो इकट्ठी शादी करा देंगे। पर ऐसा नहीं है कि वो
किसी एक की स्पेसिफिक लड़के की एक स्पेसिफिक लड़की से कराएंगे, उन सब की ग्रुप मैरिज करा देंगे। अब वो 6 लड़कों की वो 6 पत्नियां हैं और 6 लड़कियों के 6 पति हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप में रहेंगे और जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सीरियल वाइज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, मतलब सारे ग्रुप में ही उनके माता पिता होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेनोगैमी। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि इस तरह की शादी क्या बोली जाती है, क्या टर्म आती है, उसको बोलते हैं सेनोगैमी। अब आते हैं विवाह को लेकर क्या क्या नियम है। तो भारत में क्या है, तो भारत में स्त्री पुरुष को अपने जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। समाज के साथी चयन के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए रखे हैं। तो इंडियन सोसाइटी में, ज्यादातर इंडियन सोसाइटी में आपको पता है ज्यादातर मैरिज डिसीजन जो है पेरेंट्स लेते हैं, ज्यादातर, है ना। सिलेक्शन के लिए बात हो जाए किसी भी चीज के लिए पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं है। तो भारत में स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं है इसको लेकर। अब क्या नियम है भारत में, तो एक होता है निषेधात्मक नियम, प्रोविजन बेस्ड रूल्स। विवाह के चयन को नियंत्रित करने वाले 2 प्रमुख होते हैं, 2 नियम है भारत में, जिसके बेस पर मैरिज पहले, जब से पहले बात चलती है ना, जैसे होता है ना कि रिश्ता हो रहा है किसी का, ठीक है। तो रिश्ता होने से पहले एक नियम पहले सबसे पहले फॉलो किया, बाकी तो सब चीजें बात किया। पहले जो नियम फॉलो किया, क्या नियम फॉलो किया जाता है कि एक होती है एंडोगेमी, ठीक है, एंडोगेमी, और एक होती है एक्सोगेमी। क्या होता है कि जैसे रिश्ता हो रहा है ना, तो रिश्ते से पहले क्या बोला जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फलाना पर्सन है, उसका गोत्र ए गोत्र है उसका, ठीक है। तो वो देखेंगे यार हमारे, या फॉर एग्जांपल ए गोत्र है, या जो भी कास्टिज्म चलता है, कास्टिज्म चलता है, फॉर एग्जांपल कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, मतलब इस तरह से जो पहले वर्णा सिस्टम चलता था, फॉर एग्जांपल, है ना। या अभी जो कास्टिज्म चलता है कि ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, या आपके अदर ओबीसी, मतलब वट एवर जो भी है, समझना आपने। तो क्या हो गया कि क्या बोला जाएगा कि ये जो ब्राह्मण है ना, ये ज्यादातर अपने ही ब्राह्मण कुल में शादी करने की कोशिश करेंगे, मतलब रिश्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा रिश्ता उसी में होता है। तो एंडोगेमी, इसको बोलते हैं एंडोगेमी, मतलब अंतर विवाह, अपने ही कुल अपने ही जाति समूह में शादी करना। सबसे पहले तो रिश्ता होने से पहले यही देखा जाता है कि कौन से कास्ट से है, कौन से किससे है, तो ये देखा जाता है। फिर दूसरा आता है एक्सोगैमी, मतलब अब बहिर्विवाह, अपने जाति या कुल से बाहर जाकर मैरिज कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोगैमी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है पेपरों में कि अपने ही कुल में, अपने ही कुल के समान कुल में शादी करना, उसको क्या बोलते हैं, एंडोगैमी। और अपने कुल से बाहर दूसरे कुल में जाकर विवाह कर लेना, उसको बोलते हैं एक्सोगैमी। क्लियर जी। तो ये 2 वर्ड ध्यान रखना आपने। सबसे पहले रूल होता है, यही रूल फॉलो होता है जब भी शादी हो रही होती है, तो सबसे पहले यही रूल फॉलो किया जाता है, एंडोगैमी एक्सोगैमी। फिर आगे बात चलती है, ठीक है, फिर आगे चलेगा। हाँ, आप बताओ आगे की क्या करता है लड़का लड़की, क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है, अंतर विवाह मैंने बहुत बता दिया आपको, विवाह उसी समूह के अंदर करना है, अनिवार्य है। उदाहरण जाति अंतर विवाह, जाति के अंदर ही करते हैं, ठीक है। वर्ग अंतर विवाह भी होता है, आर्थिक वर्ग के। अब आपने देखा होगा अभी मॉडर्न समय में क्या हो गया है कि नए कंसेप्ट चल पड़े हैं कि क्या होता है, अपने ही एक ग्रुप का देखते हैं कि यार कोई पर्सन अमीर है तो वो देखेंगे हमें भी ठीक अमीर चाहिए, कोई देखेंगे कि नहीं हम बिजनेसमैन है हमें बिजनेसमैन चाहिए, कोई देखेंगे यार सरकारी जॉब करते हैं हमें सरकारी जॉब भी चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया आपका आर्थिक वर्ग के अंदर, ठीक है, एक विवाह हो गया। एक हो गया धर्म अंतर विवाह, एक ही धर्म के अंदर विवाह, अपने ही धर्म में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में कभी भी जो है ज्यादातर हिंदू धर्म में होती है, इस्लाम में होती है नहीं, आगे पीछे बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको इस तरह के विवाह भी देख लेते हैं आप, ठीक है। तो वर्ग अंतर विवाह और धर्म अंतर विवाह, ये तो ज्यादा पढ़ने वाली चीजें नहीं, आपने सोचनी है, कभी पेपर में आएगा तो ध्यान रखना। बहिर्विवाह एक्सोगैमी, अब जो बाहर होती है, कुछ निकटतम संबंधी समूहों के बाहर ही विवाह करना अनिवार्य है, ठीक है। तो बहिर्विवाह कैसे किया जा सकता है, एक्सोगैमी। गोत्र बहिर्विवाह, हिंदू समाज में अपने गोत्र और मां के गोत्र में विवाह निषिद्ध है। तो आपको पता है ना कि क्या होता है ना, जो एक्सोगैमी होती है ना, एक्सोगैमी में अगर करनी है, आपने देखो एंडोगैमी तो हो गया कि अपने ही गोत्र या इन सब चीजों में करनी है, ये तो हो गया। अगर आपको क्या है अपने उससे बाहर मैरिज करनी है, तो उसमें भी मतलब करनी पड़ती है, कैसे देखनी पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है उसका गोत्र ए है, ठीक है। अब वो ना ए गोत्र की किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। गोत्र आपने अगर होगा आइडिया आपको, ठीक है।
ए गोत्र की किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है। अगर वो पैटर्नल साइड है, आपने ध्यान रखना है, ये भी वर्ड आता है, अगर पैटर्नल मतलब पिता की साइड है, तो पिता की साइड 7 जनरेशन देखी जाती है। पिता की साइड 7 जनरेशन मैच नहीं होनी चाहिए, 7 जनरेशन के बाद कोई भी होगा फिर शादी हो जाएगी उसकी, ठीक है। और माता की साइड 5 जनरेशन, मतलब मामा की साइड 5 जनरेशन, तो ये इतनी जनरेशन में शादी नहीं होती सेम गोत्रा में, बाकी फिर जो हो जाती है, ठीक है। तो बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, और एक होता है सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड संबंधी अर्थात 7 पीढ़ी तक पिता पक्ष में, जो मैंने बता दिया आपको, 5 पीढ़ी तक माता पक्ष में विवाह नहीं होता। और प्रवर बहिर्विवाह, ब्राह्मणों में समान प्रवर वाले गोत्रों में विवाह निषेध है। तो आपको पता है समान गोत्र भी में भी शादियां नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल ऐसे बताता हूं, जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तो बहुत बड़ा एक कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब ब्राह्मणों में बहुत सारे गोत्र होते हैं, कोई भारद्वाज आ गया, कोई सांडिल आ गया, कोई प्राशर आ गया, कोई गर्ग आ गया, कोई आपके बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो ये आपस में जैसे भारद्वाज आ गए, तो भारद्वाज की नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये भी आपका प्रवर बहिर्विवाह वो होता है। तो आपको आएगा कि प्रवर बहिर्विवाह में क्या बात की जाती है। तो प्रवर बहिर्विवाह में क्या बात की जाती है कि सेम गोत्र में जो है ब्राह्मण जो है विवाह निषिद्ध होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। इन अंतर्विवाह बहिर्विवाह के नियमों के कारण भारतीय समाज में व्यक्ति अपने जीवन का साथी का चयन बहुत सीमित दायरे में होता है। तो सीमित दायरे में होता है, सीमित उसी में शादी देखने को मिलती है, नहीं तो ब्रॉडर नहीं इसमें देखने को मिलता, ठीक है जी। यही कारण है कि भारत में आज भी अधिकांश विवाह अरेंज्ड मैरिज परिवार द्वारा तय किए जाते हैं। तो आपको आ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक रीजन, या व्हाट आर द रीजन बिहाइंड मोस्ट मैरिजेस हैपेंड इन इंडिया, दैट इज अरेंज्ड मैरिज। क्या रीजन है उसके पीछे? तो रीजन यही है कि हम जो है एक्सोगैमी नहीं कर सकते हैं, एक्सोगैमी में अलाउड ही नहीं है, बहुत सारी चीजें, गोत्र से बाहर नहीं कर सकते, अपने ग्रुप से बाहर नहीं कर सकते, ये सब चीजें निश्चित करती है। बट मैं आपको बताऊं कि क्या बोलते, एक सेम गोत्र में नहीं कर सकते। जैसे आप देखते होंगे ना कि इस्लाम है, इस्लाम में आपने देखा होगा कि उसमें जो है अपने ही, मतलब जैसे कोई पर्सन है ए, उसकी कोई सिस्टर है, इससे तो नहीं शादी करेगा, लेकिन इसकी जो कजन है, मतलब इसके फादर की इसके फादर का कोई ब्रदर है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, उसके साथ ये शादी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से वहां पे ऐसा नहीं है, फर्स्ट कजन के साथ इससे आगे शादियां कर सकते हैं वहां पे। तो इससे क्या कमी देखने को मिलती है, ये हमारे हिंदू कल्चर में ये चीजें इसलिए नहीं देखने को मिलती कि सेम गोत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जेनेटिकली जो भी प्रॉब्लम होती है वो एक से दूसरे को चली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पिता की जेनेटिकली प्रॉब्लम जो है ज्यादातर बच्चों में भी चली जाती है, जेनेटिक्स, ठीक है। कि अगर पिता को बीपी है तो बच्चे को भी होने की चांसेस है, या डायबिटिक है, ये सब चीजें हैं। तो भारत में इस चीज को अवॉइड करने के लिए अलग से अलग गोत्रों में, सेम गोत्रों में शादी नहीं की जाती, ताकि अलग जीन ऐड हो, अलग जीन ऐड होंगे, उससे इंटेलिजेंस बढ़ेगी, उससे ब्रिलियंसी बढ़ेगी, उससे लोगों का दिमाग ज्यादा अच्छे से चलेगा, डेवलपमेंट। अब आप देखोगे यही इस्लाम में देखोगे, वहां पे ऐसी चीजें नहीं है। वहां पे आप देखोगे, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, तो पाकिस्तान का इतना वो डेवलप ही नहीं कर पाए, या मुस्लिम कम्युनिटी या इस्लाम का देख लो कम्युनिटी का, कि वो इतना डेवलप ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने आपस में ही शादियां कर लेते हैं, आस पड़ोस में ही शादियां कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना, मेंटल एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती, इतना ग्रोथ ही नहीं कर पाते। आपने देखा होगा साइंटिफिक लेवल में इतनी कोई ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, इसलिए नहीं कर पाए हैं। और जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम आती है वो साथ में चली रहती है। तो इसका एक फायदा भी है, कल को आपको आ सकता है कि हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट टू डू द मैरिज आउट ऑफ देयर गोत्रास, कि आपके 7 गोत्रा या 5 गोत्रा के बाद मैरिज करनी है उसके बाद, तो उसके क्या बेनिफिट है? तो ये बेनिफिट है। मैरिज बेस्ड ऑन वन स्टेटस, किसी की स्थिति पर आधारित विवाह भी होते हैं। कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ, इसमें टाइप हम देखते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं आइसोगैमी। क्या बोलते हैं? समानोदम विवाह, आइसोगैमी। तो आपको आएगा व्हाट इज आइसोगैमी। आइसोगैमी क्या है? द मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ टू इक्वल सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस मतलब सामाजिक स्थिति, समाज में क्या स्टेटस है किसी का, दो इंडिविजुअल का। आपने देखा होगा कि कोई अमीर है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज का एग्जांपल देख लो आप। यहाँ पे क्या है कि मूवी देखा होगा कि एक नॉर्मल सी परिवार का हीरो एक बड़े बड़े परिवार की जो भी लड़की है उससे प्रेम करता है। अब इसको शादी करनी है, तो उसका पिता बोलता है कि तेरे का स्टेटस क्या है? तो मेरी बेटी तो इतना खर्चा कर लेती है महीने में, तेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सेम ही चीज है कि सोशल स्टेटस, सामाजिक
दो समान सामाजिक स्थिति वाले परिवारों के बीच के व्यक्तियों के बीच जो शादी हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमी। टर्म याद रखना आपने, दैट इज समानोदम विवाह बोला जाता है या आइसोगैमी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो टर्म याद रखनी है आपने, क्योंकि टर्म से ही क्वेश्चन आते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। क्लियर जी? ठीक है, नेक्स्ट है एनिसोगैमी। असमानोदम विवाह एनिसोगैमी बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है, इट इज अपोजिट टू आइसोगैमी। आइसोगैमी से अपोजिट है ये। एज अ मैरिज अलायंस इज डन बिटवीन द टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सोशल स्टेटस। ठीक है, ये विवाह क्या होता है, डिफरेंट सोशल स्टेटस से, मतलब ऐसा नहीं कि सेम सोशल स्टेटस होगा, यहाँ पे डिफरेंट सोशल स्टेटस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनिसोगैमी, है ना। ऐसा कोई एग्जांपल नॉर्मली ले लो कि जैसे होता है ना कि कई परिवार होते हैं, बोलते हैं कि हम एक जो है लड़का जो है, ए लड़का है, ये काफी अच्छे परिवार से, फॉर एग्जांपल ये आईएएस है, ठीक है, और काफी नॉर्मल फैमिली है, काफी जमीन से उठे हैं और ये कल को बन गया, अमीर हो गए। और एक परिवार है जिसमें एक लड़की है, तो वो परिवार काफी सामान्य है, काफी मतलब इतना इतना कंपेरेटिवली नहीं है, तो ये शादी हो गई अगर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एनिसोगैमी बोलेंगे, कि ये डिफरेंट सोशल स्टेटस से बाहर शादी होगी। ठीक है, ये एक आईएएस था और एक ये क्या थी, हाउस वाइफ थी लड़की। ठीक है, समझ गए आप? तो ये चीजें मतलब सिमिलर है, आपने मूवी का एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि मूवीज में भी, मूवी से ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा देखने को मिलता है। तो आइसोगैमी और एनिसोगैमी, इट इज फर्दर डिस्क्राइब टू फॉर्म्स। अब दो तरह से ये भी डिफाइन किया जाता है, इसमें आते हैं हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। ठीक है, हाइपर और हाइपोगैमी। हाइपरगैमी क्या बोला जाता है, अनुलोमा विवाह बोला जाता है इसको। ठीक है, अनुलोमा विवाह, ये जो विवाह है, इस प्रकार के विवाह में एक महिला उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति या परिवार के पुरुष से विवाह करती है। ठीक है, तो महिला जो है उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति से विवाह कर लेगी, मतलब अपने से, जो भी उसका जो, फॉर एग्जांपल ये इसी की बात कर रहा हूं ना मैं, जो ये जो हो गया ना हमारा एनिसोगैमी हो गया, एनिसोगैमी से ही आपकी ये जो है दो टाइप से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, हाइपरगैमी और हाइपोगैमी, एनिसोगैमी को। तो क्या आ गया कि इसमें आ गया, सबसे पहले तो आ गया हाइपरगैमी। हाइपरगैमी का मतलब हो गया अधिविवाह। अधिविवाह का मतलब कि जैसे मैंने बताया कि एक जो है आईएएस है लड़का और ये लड़की हाउसवाइफ है फॉर एग्जांपल, तो वो उससे विवाह कर लेगा, तो दैट इज कॉल्ड आपका हाइपरगैमी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपर, मतलब वो अपने से उच्च वर्ण या श्रेष्ठ, यहाँ पे वर्ण और जाति की बात है, मैं एग्जांपल इससे समझा रहा हूँ, आप आईएएस या इससे भी, इससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा कि अपने से उच्च किसी से भी मतलब डिफरेंस हो, क्योंकि इसका सोशल स्टेटस अलग है, उसका अलग होगा, तो उससे अलग जाकर शादी कर लेगी, दैट इज कॉल्ड हाइपरगैमी। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी हाइपरगैमी इज नोन एज अनुलोमा विवाह। भारत में इस विवाह को क्या बोला जाता है, इन भारतीय समाज में अनुलोमा विवाह बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, दैट इज अनुलोमा टाइप ऑफ मैरिज। इट प्रैक्टिस अमंग द नोबल्स इन द पास्ट। नोबल्स मतलब ऐसे लोगों द्वारा, उच्च वर्गों के लोगों द्वारा ये पहले प्राचीन काल में की जाती थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपरगैमी। फिर आती है हाइपोगैमी, इसको क्या बोला जाता है, प्रतिलोमा विवाह। ठीक है, प्रतिलोमा विवाह बोला जाता है। यह अभी अधिविवाह या अनुलोम के ठीक विपरीत है, मतलब जैसे हमने प्रतिलोमा जो है अनुलोमा देखा, उससे अलग है, क्योंकि इसमें एक महिला निम्न वर्ण जाति या पारिवारिक स्थिति के पुरुष से विवाह करती है। फॉर एग्जांपल, सेम ही उल्टा एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे लड़की क्या है, एक आईएएस ऑफिसर है, और लड़का क्या है, नॉर्मली जो है घर पे कोई ना कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है। ठीक है, तो ये इससे शादी कर लेगी, तो दैट इज कॉल्ड आपका प्रतिलोमा विवाह या हाइपोगैमी। ठीक है, तो समझने के लिए आपने ध्यान रखना, आपकी हाइपोगैमी और हाइपरगैमी। हाइपरगैमी एक लड़की, सामान्य वर्ग की लड़की एक उच्च वर्ग से शादी कर लेती है, और हाइपोगैमी में एक सामान्य वर्ग का लड़का या निम्न वर्ग का लड़का एक उच्च वर्ग की, या उच्च वर्ग की लड़की निम्न वर्ग के लड़के से शादी कर लेती है। हाइपरगैमी और हाइपोगैमी। ठीक है जी, और ये तरह की शादी इंडियन सोसाइटी में परमिटेड नहीं है। आपको पता ही है कि जब भी लड़की की जॉब लग जाएगी या लड़की आईएएस होगी, तो कभी भी उसके पेरेंट्स जो है, जो मैंने बात की यहाँ पे कि ये मजदूर काम कर रहा है, इससे शादी नहीं करवाएंगे। तो मतलब अब तो थोड़ा सा शायद बदल रहा है जमाना, शायद हो भी, पता नहीं, मैंने तो नहीं एग्जाम्पल देखे, लेकिन शायद हो भी सकती है। ठीक है, तो ये इंडियन सोसाइटी में नहीं
होती हैं, ये बैन है एक तरह से, ठीक है। तो दैट इज याद रखना, बैन क्या है मतलब मानी नहीं जाती, परमिटेड नहीं की जाती है, समाज बोलता है कि आपने क्यों कर लिए देख के, ठीक है। तो दैट इज आपने ध्यान रखना, हाइपोगैमी और हाइपरगैमी। क्लियर हुआ जी? बताओ, क्लियर है ये सब चीजें? मैसेज कर दिया करो आप लोग अगर कुछ डाउट होगा। ओके, ठीक है, आगे करते हैं। मैरिज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी, प्राथमिकता या वरीयता के नियम पर आधारित विवाह। प्राथमिकता भी दी जाती है शादी को, या वरीयता भी देखते हैं, वरीयता मतलब क्या क्रेडिबिलिटी है। तो जब जीवन साथी का चयन रिश्तेदारी के बीच से किया जाता है तो इसे प्राथमिकता या वरीयता मूलक विवाह कहा जाता है। मतलब जब, मतलब जो आपके रिश्ता होता है। जी श्रेय, आई वांट टू आस्क, यूट्यूब पर एडवांस्ड एमसीक्यू डाल रहे हो क्या? हाँ जी सुरेश जी, यूट्यूब पे जो टॉपिक है थोड़े आगे चले हैं, क्योंकि ज्यादातर कई बार होता है छोटे टॉपिक हैं कहीं ना, तो वहां पे हमारे एमसीक्यू 2 टॉपिक इकट्ठे बन जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा आगे हैं, 20-21 टॉपिक के पास पहुंच गए हैं अभी। तो यहाँ पे 6वां-7वां टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर भी कम हुए हैं, 6-7 लेक्चर हुए हैं आपके, ठीक है, क्योंकि बीच में बीमार था, थोड़ा डिले हो गए, तो इसके बाद आपके फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। ये वहां पे जब आप एमसीक्यू देखेंगे तो कम है एमसीक्यू एज कम्पेरेटिवली, क्योंकि ये सब टाइप्स हमने वहां डिस्कस नहीं किए हैं, हाइपरगैमी हाइपोगैमी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, ये ध्यान रखना आपने। और वहां थोड़े एडवांस है एमसीक्यू, बट आप टॉपिक के बाद कर लिया करो, ठीक है। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर थोड़े फास्ट हो जाएंगे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर मेन टॉपिक ये थे जो अच्छे से करने थे, तो मैंने आपको अच्छे से करवा रहा हूँ, ये कोई ऐसे भाग दौड़ नहीं है इनमें, ठीक है। अच्छा, जब अपने ही परिवार में, अपने ही रिश्तेदारी में जीवन साथी का चयन किया जाता है, मतलब आगे से आगे जो भी है होता है ना, अब जैसे कोई लड़का है, अ, एक लड़का है, उसकी बहन है, उसकी बहन की शादी हो चुकी है, और उसकी बहन की साइड को उसका जो हस्बैंड है उसकी बहन है, या उसकी कोई मामा के आगे से आगे बेटी कोई है, तो ये अपनी भाई की, अपने भाई की शादी उससे करवाना चाहती है, तो यही रिश्तेदारी मैरिज हो गया, ठीक है। तो जीवन साथी का चयन रिश्तेदारों के बीच से किया जाता है, तो इसे प्राथमिकता वरीयता विवाह वीरतामूलक विवाह कहा जाता है। प्रेफरेंशियल मैरिज इज कैरिड आउट फॉर 4 टाइप्स। अब ये 4 तरह से वरीयता मूलक विवाह 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम क्या से कैसे होते हैं। एक तो होते हैं क्रॉस कजन मैरिज, ममेरे फुफेरे चचेरे भाई बहन विवाह क्रॉस कजन मैरिज होती है, ठीक है। ममेरे फुफेरे चचेरे भाई बहन विवाह तब तक कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने चाचा की बेटी बेटे या बुआ के बेटी बेटे के साथ विवाह करता है, उसको बोलते हैं क्रॉस कजन मैरिज। बट भारतीय इंडियन सोसाइटी में ये मैरिज नहीं होती है, ठीक है। सच मैरिज आर हेल्ड टू अवॉइड हाई डाउरी पेमेंट एंड, ये ज्यादातर मैरिज क्यों की जाती है, क्यों ये क्रॉस कजन मैरिज क्यों होती है? डॉरी को, मतलब जो पहले आपको पता दहेज प्रथा होती थी उससे बचने के लिए वो ना दी जाए। एंड टू स्ट्रेंथन द क्रॉस कजन रिलेशन, इट इज मेनली प्रैक्टिस इन राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। इनमें कुछ जनजातियां या जातिगत समूह इन मैरिज को करते हैं, बाकी नहीं इंडिया में। आपको बताइए भारत में कजन मैरिज अलाउड, अलाउड मतलब होती नहीं है, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें ये सब चीजें फॉलो नहीं की जाती हैं। क्लियर जी? तो क्रॉस कजन मैरिज आपने ध्यान रखना, ये भी देखने को मिलती है। क्यों की जाती थी? क्योंकि पहले बहुत ज्यादा डाउरी दी जाती थी या देनी पड़ती थी, उससे बचने के लिए। फिर आती है पैरेलल कजन मैरिज, समानांतर चचेरे भाई बहन के विवाह, पैरेलल कजन मैरिज। इसमें विवाह या तो 2 बहनों के बच्चों के बीच या 2 भाइयों के बच्चों के बीच होता था। पैरेलल कजन, ठीक है, सेम ही 2 भाई है उनके बच्चों के बीच में करा दो, ठीक है। दिस ये मुख्य रूप से मुस्लिमों में प्रचलित है, ठीक है, जो मैंने बताया। हिंदू रिलीजन में नहीं होती है ऐसी इस तरह की शादियां। अगर ये जो हम कर रहे हैं क्रॉस कजन मैरिज, मतलब ममेरे भाई फुफेरे भाई चचेरे भाई, ये भी एकदम से एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखने को मिलती है, बट ये भी कुछ जनजातीय समूह में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे देखेंगे पैरेलल कजन मैरिज की, 2 भाई हैं, ए
ए बी दो भाई हैं, इनके इसके एक बेटा है, इसके एक बेटी है, ये दोनों शादी कर सकते हैं, ये यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें विवाह या तो दो बहनों या दो भाइयों के बीच के बच्चों के बीच में हो जाता है। मुस्लिम में ये प्रचलित है, जिसका उद्देश्य दो बहनों दो भाइयों के बीच बंधन को मजबूत करना होता है, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग रिलेशन में रहे, दोनों स्ट्रॉन्ग बनते रहे। जी थोड़ा अभी टाइमिंग का, क्योंकि 4 से 5 इसके बाद लाइव होती है ना, तो एमसीक्यू फिर प्रैक्टिस नहीं हो सकते। कोशिश करूंगा 1-2 एमसीक्यू साथ में पूछ लूं मैं आपसे, साथ में 3-4 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल से देखते हैं। क्लियर जी? अगर आपने ये जो मैरिज वाला कर रहे हैं ना हम टॉपिक, जो फैमिली और ये जो सबसे पहली सोशियोलॉजी की जो हमने लाइव की ना, फर्स्ट क्लास सबसे पहली क्लास है, उसको देखना। उसमें हमने एमसीक्यू मैरिज को ही डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो इसको हमने आपने देखना है फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएंगे जो हमने किए हैं अभी तक। नेक्स्ट है लेविरेट। लेविरेट मैरिज, देवर विवाह, लेविरेट मैरिज। इस प्रकार के विवाह में महिला अपने पति की मृत्यु के बाद उसके भाई के साथ विवाह करती है, ठीक है। ऐसे विवाह मुंडा कौन करते हैं? मुंडा, गोंड, संथल, टोडा, ओरांव जैसी जनजातियों में। आपसे नहीं पूछेंगे जनजातियों के नाम, पेपर में नहीं आएंगे आपको आएगा ऐसे उस मैरिज का नाम बताओ, या व्हाट इज अ लिबरेट काइंड ऑफ मैरिज, लिबरेट काइंड ऑफ, या देवर। हिंदी में तो समझ लेंगे, अगर कल को आपको ये इसका हिंदी में आया ना, अगर एग्जैक्टली अगर लिबरेट लिखा गया हिंदी में तब समझना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हिंदी में आ गया कि लिबरेट टाइप ऑफ मैरिज और देवर विवाह के बारे में बताओ, तो ये तो समझ जाएंगे आप। तो ये लिबरेट टाइप ऑफ मैरिज क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ मैरिज, जब आप जो महिला होती है, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो अपने जो है देवर से विवाह उसका करवा दिया जाता है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो दैट इज लिबरेट मैरिज। फिर आती है सोरोरेट, साली विवाह। सोरोरेट मैरिज या तो साली विवाह हो जाता है इसको। इस प्रकार के विवाह में पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से विवाह करता है, या कुछ मामलों में तब भी जब वह जीवित हो। कई बार ऐसा भी होता है कि जो है उसकी वाइफ जिंदा है, फिर भी वो अपनी मतलब उसकी साली से उसका विवाह करा दिया जाता है, तो ये भी इसको बोलते हैं सोरोरेट मैरिज, ठीक है। ये भी कुछ जनजातियों में साली विवाह इसको बोला जाता है, जैसे गोंड ट्राइब है वहां पे क्या बोलते हैं इसको? साली विवाह बोला जाता है, ठीक है। तो दैट इज सोरोरेट मैरिज। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मैरिज। जो विवाह है, विवाह में क्या कार्य है, क्या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैरिज, विवाह की कार्य क्या है? तो ऑब्वियसली पता है विवाह किया क्यों जाता है, ठीक है। एक तो है प्रोक्रिएशन के लिए, ठीक है, यही है। रेगुलेट द सेक्सुअल रिलेशन, यौन संबंधों का नियमन। विवाह पुरुष और महिला के यौन व्यवहार को नियमित करता है, या आपकी यह वो माध्यम है जिसके द्वारा अंतर्गत पुरुष और महिला सामाजिक रूप से स्वीकृति, मतलब सोसाइटी की परमिशन के साथ एक दूसरे से रह सकते हैं। ये विवाह ही है जो हमारा फंक्शन है। मैरिज के फंक्शन ही है, मैरिज की इसलिए जाती है, या मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया इसलिए। हमने शुरू से स्टडी किया था, हमने जब फैमिली बनी थी, फैमिली कैसे बनी है, तो बनी फैमिली इसी नीड पे है कि परिवाह फैमिली तभी बनना शुरू हुई जब विवाह का वहां पे कंसेप्ट आया, क्योंकि वो कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था क्यों आया था, ठीक है। फिर आती है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेनी, की संतान की निरंतरता। मेन फंक्शन तो विवाह का ये है कि दो लोग हैं स्टेबल रहे, पूरी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहे। पहला फंक्शन तो ये है कि वो उनकी जो भी डिजायर है, जो फिजिकल नीड्स हैं, वो फुलफिल करे। वो सबसे पहला एक फंक्शन है मैरिज का, ठीक है, जो सोशलिस्ट के हिसाब से, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है? ये संतान उत्पत्ति, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है? संतान उत्पत्ति, प्रोजेनी, ठीक है। तो संतान की निरंतरता, क्लियर। फिर है अपब्रिंगिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि तीसरा फंक्शन क्या है कि उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको बड़ा करना, पालना पोसना, ये तीसरा फंक्शन आ जाता है विवाह का, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शन है, ये आपसे ज्यादा पूछते नहीं है, पेपर में नहीं आएंगे आपसे, ठीक है। अच्छा, अब नए ट्रेंड क्या हो रहे हैं ये भी नहीं आपसे पूछेंगे वैसे तो, कि अभी नए बदलाव क्या आ रहे हैं हमारे मैरिज सिस्टम में। तो मैरिज सिस्टम में आप देखेंगे क्या है, तलाक बढ़ रहे हैं, ठीक है। समाज में जो है मीडिया का प्रभाव हो रहा है, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, खोखले विवाह हो रहे हैं, ठीक है। कानूनी तौर पर विवाह बना रहता है बट वो एक दूसरे के साथ रहते नहीं है। मतलब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है जो अभी विवाह हमारा या मैरिज सिस्टम है उसमें जो है तकरार देखने को मिल रही है, उसमें जो है बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो जो तलाक, ये सब चीजें इसी की वजह से सोशल मीडिया। फिर है पसंद, लोग कुछ
लोगों की पसंद नापसंद अलग होती है, धारणाएं अलग होती हैं, विचार अलग होते हैं, वो बाद में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है जबरदस्ती थोप दिया जाता है, मैरिज कर लो, अरेंज मैरिज करा दी जाती है, ठीक है, ना समझना कुछ नहीं है, कुछ महीने बात करके शादी कर लो, तो समझ नहीं होती, पसंद नहीं पता होती कि इसकी क्या पसंद है, तो ये भी दिक्कत आ जाती है। तो ये भी है आपका महंगा मामला है। आपको पता है अब आजकल के जमाने में क्या हो गया है कि पहले भी ऐसा होता था कि अगर कोई पुरुष है, ठीक है, ये तो बोलने वाली बात आ गई, पहले कोई पुरुष है, उसको अपनी पत्नी पसंद नहीं आ रही, तो क्या किसी दूसरी औरत के साथ वो रहना स्टार्ट कर देगा। अगर उसकी पत्नी उसको रोकेगी तो उसको मारना शुरू कर देगा, पीटना शुरू कर देगा, ठीक है। तो पहले वो सह लेती थी, अब क्या है, अब जो है नेट, अब कुछ तो आपको पता है कुछ लोग तो मिसयूज भी करते हैं। अब क्या है, अब एलमनी सिस्टम आ गया है। एलमनी मतलब पैसा देना पड़ता है, अगर आप वो वाइफ को छोड़ रहे हो तो किसी दूसरे के साथ जा रहे हो, तो वो भी क्रिटिसिज्म होने लग गया है अब। तो ये कहीं में भी सेटिस्फाई नहीं होती सोसाइटी, ये सब सोसाइटी की बनाई हुई चीजें, सोसाइटी कहीं नहीं सेटिस्फाई होती, ठीक है। पहले बोल रहे वुमेन एम्पावरमेंट करो, जब वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है तब बोल रहे हैं कि ये वुमेन्स गलत है, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी कहीं पे बैलेंस नहीं होती है, तो ये भी देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये पेपर में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गए मैरिज, ठीक है। कल आएगा हमारा किनशिप, जो रिश्तेदारी है उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो इसके बाद चैप्टर है, तो फिर वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो ज्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बड़ा था, अच्छे से बताना था मैंने, फैमिली मैरिज तो आपको करवा दिया, ठीक है। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कुछ डाउट होंगे, आपने पढ़ना है इसको, फिर कल हम डिस्कस कर लेंगे अगर वो डाउट होंगे आपके, ठीक है। किनशिप भी बहुत छोटा छोटा सा कंसेप्ट है ये, और दूसरा टॉपिक हम कल शुरू कर लेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सोशल इशू रिलेटेड टू फैमिली इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। जी, सोशल इशू भी है, सामाजिक जो चीजें हैं, जो दूसरे लोग हैं उनकी इंटरफेरेंस, या आपकी समाज में बहुत सारी, सबसे मेन आज एट प्रेजेंट आजकल के समय में जो मैरिज सेपरेशन का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, पहले क्या होता ना, इजी अवेलेबिलिटी नहीं होती थी आपकी कि किसी से आप कांटेक्ट कर पाए। अब क्या हो रहा है ना कि एक होता है ना, मैरिज होती है, मैरिज में एक स्पार्क होती है, ठीक है। एक कुछ समय के बाद आपको पता है, सबको पता है कि वो स्पार्क कम हो जाती है। स्पार्क मतलब एक दूसरे के प्रति अफेक्शन जो है वो बनानी पड़ती है, बात करके या धीरे धीरे वो आ जाती है। एक टाइम में जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज हुई 4-5 साल वो स्पार्क रहेगी, लेकिन बाद में उस स्पार्क कम हो जाता है। तो वही टाइम होता है जब उस रिलेशन को संभालना है। अगर वहां नहीं संभाल पाए तो फिर वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस की तरफ चला जाता है, ठीक है। अगर वहां संभाल लिया तो फिर वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। बट मेन रीजन अब क्या हो गया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है, जैसे वो स्पार्क खत्म होने लगता है ना, तब सोशल मीडिया पे आप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। आप जो है, कोई भी चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी को किसी रूप में कभी ना कभी पसंद कर ही लेगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया आपको एफिलिएशन शुरू, जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, आप कभी अच्छा पहन रहे हो, अच्छा खा रहे हो, तो आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है, मतलब दोनों साथ में रह रहे हैं जो 5 सालों से मैरिड है। अब सडनली कोई थर्ड पर्सन सोशल मीडिया पे, आपने वहां कुछ पोस्ट किया, आपने कुछ वहां पे डाला, और वो आपको बड़ा अप्रिशिएट करने लग जाएगा, तो आपका मन आपको क्या देने लग जाएगा, वेरीफाई करने लग जाएगा, या अप्रिशिएशन देने लग जाएगा। यार ये जो मेरे साथ है ये तो मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं करता, ये तो मेरे को तो बोलता नहीं कि तू तो बहुत अच्छा है या तू तो बहुत अच्छी है। तो वो जो अफेक्शन वहां से आएगी, वो उस तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट होना, तो ये आजकल की जो सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ी कमी है। तो ये वन ऑफ द रीजन, अभी के समाज पहले भी थे, तलाक पहले भी होते थे, बट जो रेशियो है, जो रेट है, वो पहले कम होते थे, अब बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे डिस्कस। थैंक यू सो मच।